हेलो सर, हेलो सबको, गुड इवनिंग सर जी, सबको गुड इवनिंग, नमस्कार सबको, नमस्कार, हेलो हाय। तो कितने क्वेश्चन किए थे कल? 14 तक किए थे ना? उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सबको हेलो हेलो, गुड इवनिंग सबको। तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शो दैट द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 4r/3। तो पहले तो ये देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पहले ये सुन लो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमें कहता है कि हमारे पास एक कोन है जो किस में है, स्फेयर के अंदर है। मतलब बना के बताते हैं, फिर क्वेश्चन आगे समझाते हैं। ये आपका स्फेयर आ गया, इस स्फेयर के अंदर एक कोन है, ठीक है? यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसने क्या बोला है वो देखो। इसने ये बोला है कि जो इसका अल्टीट्यूड है कोन का, कोन का अल्टीट्यूड मतलब इसकी हाइट, इसकी जो हाइट मान लो h है, वो h किसके बराबर है? 4r/3। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि जो h है वो किसके बराबर होना चाहिए? 4r/3 के। एक सेकेंड, पेन चेंज करते हैं। h किसके बराबर होना चाहिए? 4r/3। एक चीज ये प्रूव करनी है, और दूसरा हमें ये प्रूव करना है कि जो इसका वॉल्यूम है, इस कोन का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है? अगर आप एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करो, क्वेश्चन कहता है शो दैट द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 4r/3। देखो क्वेश्चन ये कहता है कि हमने क्या करना है, एक कोन को स्फेयर के बीच में फिक्स करना है, और हमें यह प्रूव करना है कि जो कोन का अल्टीट्यूड है, कोन का जो अल्टीट्यूड है वो किसके बराबर होना चाहिए? 4r/3। ठीक है? और एक चीज हमें यह प्रूव करनी है कि जो कोन का वॉल्यूम है, जो कोन का वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ये दो चीजें प्रूव करनी है। ठीक है? तो यहां पे एक चीज नोट करो, ये जो आर दिया ना, ये क्या है? ये स्फेयर का रेडियस है। तो आप यहां पे अगर ये सेंटर ले लो, ये सेंटर ले लो, तो ये आपका रेडियस का काम करेगा। ये आपका स्मॉल आर हो जाएगा और ये आपका स्मॉल आर हो जाएगा, है ना? इसको आप, इस वाले को कैपिटल आर मान लो, इसके कोन के रेडियस को हमने कैपिटल आर मान लिया, और इसको आप एक्स ले लो। ठीक है? ये आपके पास आर हो गया, और इस डिस्टेंस को एक्स ले लो। इसका नाम रख लो ABCDE। अब देखो हमें मैक्सिमम किसको बताना है? वॉल्यूम ऑफ कोन को। किसको मैक्सिमम बताना है? वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे आर देखो कैपिटल आर है, कोन का रेडियस आर स्क्वायर, और कोन की जो हाइट है वो एच है। ठीक है? अब यहां पे आर भी वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक को यहां से हटाना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखो एच देखो किसके बराबर है, अगर आप ध्यान से देखो, ये एच, ये पूरा एच है। एच को लिख सकते हैं हम आर प्लस एक्स, लिख सकते हैं ना? और हम क्या करेंगे, यहां पे दोनों वेरिएबल हैं, हम इस आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अगर आप इस ट्राइंगल में जाओ, यहां पीजीटी लगाओ, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD हाइपोटेन्यूज देखो किसके बराबर है? स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमने क्या यूज की यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है? अब आप क्या करो, यहां पे ये वैल्यू रिप्लेस करो। सबसे पहले आर की वैल्यू देखो, आर स्क्वायर की वैल्यू है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस एच की वैल्यू है आपके पास आर प्लस एक्स। ठीक है? अब देखो हमें इसको क्या बताना है? मैक्सिमम। क्या बताना है? मैक्सिमम। तो अब हम क्या करेंगे? वही सेम स्टेप रिपीट करेंगे। पहला स्टेप डिफरेंशिएट, दूसरा स्टेप जीरो के बराबर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, और तीसरा स्टेप डबल डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है? वही सेम स्टेप रिपीट करने हैं जो हम हर बार करते हैं। तो आप यहां पे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स से। पाई बाय 3 बाहर आ जाएगा,
देखो यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी लगेगा, v बाहर आ जाएगा, आपको डिफरेंशिएशन करनी है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, आर स्क्वायर की 0 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की 2x हो जाएगी, प्लस फिर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आपको डिफरेंशिएशन करनी है यहां पे आर प्लस एक्स की, आर की 0 एक्स की 1। ठीक है, अब आप यहां पे क्या करो, ये बनेगा dv अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू पाई बाई 3, इस 2x को पहले लिख दो, आर प्लस एक्स, यहां पे ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आप देखो इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में आर प्लस एक्स कॉमन है ना, तो आप ये बाहर निकाल लो, तो ये आर प्लस एक्स, यहां ये एक टर्म थी, ये दूसरी, दोनों में से आर प्लस एक्स कॉमन निकाल लिया, यहां बचेगा माइनस 2x और यहां बचेगा आर माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास dv अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू पाई बाई 3 आर प्लस एक्स, ये आर पहले लिख दो, माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x। अब आप क्या करो, इसको 0 के बराबर, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, पहला स्टेप डिफरेंशिएट, दूसरा स्टेप क्या करो, 0 के इक्वल ले लो, तो ये बनेगा पाई बाई 3 आर प्लस एक्स आर माइनस 3x इक्वल टू 0। ये पाई बाई 3 0 के पास ले जाओ तो वो 0 हो जाएगा, है ना, तो आप क्या लिख सकते हो, आर प्लस एक्स इक्वल टू 0, या तो आर प्लस एक्स 0 होगा या तो आर माइनस 3x 0 होगा। तो इस r को इधर ले आओ, x की वैल्यू क्या होगी माइनस r, इस 3x को इधर ले आओ, r इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी r बाई 3। ये वाली वैल्यू हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसको हम हटा देंगे, क्योंकि x जो है ना, अगर आप देखो एक बार, अगर आप फिगर में देखो ये x है ना, तो लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमने क्या किया, इस वाली वैल्यू को हटा दिया यहां से। अब आप क्या करो, दोबारा से डिफरेंशिएट करो, इस वाली टर्म को आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, इसको, ठीक है, डबल डेरिवेटिव करेंगे, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, ये बनेगा d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर, पाई बाई 3 बाहर आ जाएगा, देखो यहां पे आपने u इंटू वी लगाना है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, r माइनस 3x बाहर, r प्लस एक्स की डिफरेंशिएशन, r की 0 हो जाएगी, x की 1, फिर r प्लस एक्स बाहर आ जाएगा, r माइनस 3x की डिफरेंशिएशन, r की 0 3x की माइनस 3। ठीक है, अब आप क्या करो, ये जो आपके पास x की वैल्यू दिख रही है r बाई 3, यहां रिप्लेस कर दो, ठीक है, हम यहां रिप्लेस कर देते हैं, d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू r बाई 3, तो ये बनेगा, देखो जब आप यहाँ पे r बाई 3 डालोगे ना, ये 0 हो जाएगा, चलो करके देख लेते हैं, r बाई 3, फिर यहाँ पे भी r बाई 3 डाल दो, और यहाँ पे भी, एक सेकेंड, ये 3x था, यहाँ ठीक करना, ये 3 आएगा, है ना, r माइनस 3x की डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगी, x नहीं आएगा यहाँ पे, ये और ये कैंसिल, देखो r माइनस r 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा, यहां देखो कितना बनेगा, ये बनेगा 3r 4r बाई 3 इंटू माइनस 3, तो ये आ जाएगा माइनस 4r पाई अपॉन 3, और ये नेगेटिव आया, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू r बाई 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा एक काम हुआ, हमने मैक्सिमम वॉल्यूम बताना था, है ना, अगर आप देखो मैक्सिमम वॉल्यूम बता दिया, नेक्स्ट हमें ये प्रूव करना है कि h किसके बराबर होना चाहिए, 4r बाई 3 के। तो वो कैसे करेंगे, काफ़ी सिंपल है, कुछ भी नहीं ऐसा, अगर आप देखो h की वैल्यू हमने ये ली थी r प्लस एक्स, है ना, हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू डाल देंगे और ये प्रूफ हो जाएगा। तो देखो लास्ट स्टेप में क्या करो, h की वैल्यू किसके बराबर है, r प्लस एक्स के, तो यहाँ पे x की वैल्यू डालो, x की वैल्यू है r बाई 3, तो आप इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 3, ये बनेगा 3r प्लस r,
तो h किसके बराबर हो जाएगा 4r/3। तो यही प्रूफ करना था, हमने मैक्सिमम वॉल्यूम भी प्रूफ कर दिया और हाइट इक्वल टू 4r/3 भी हो गया। लो जी, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, हाँ बिल्कुल, जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी तो एग्जाम्पलर भी करवाएंगे। सर बोर्ड पर कब पढ़ाएंगे? बोर्ड पर भी जल्दी पढ़ाएंगे आपको, एक एग्जाम्पलर भी करवाएंगे, ठीक है, एग्जाम्पलर भी हो जाएगी। पहले एनसीईआरटी कंप्लीट होने दो, एग्जाम्पलर भी करवा देंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, लेट f be a function defined on ab such that f dash x is greater than 0 for all x belongs to ab, then prove that f is an increasing function on ab। देखो क्वेश्चन यहां पे क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक फंक्शन है जो इस इंटरवल पे डिफाइंड है, ठीक है, ए बी पे डिफाइंड है, और इसका जो डेरिवेटिव है, इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स का मतलब होता है कि इसका डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 है, और x किसको बिलोंग कर रहा है, ए टू बी। हमें ये शो करना है, हमें क्या प्रूफ करना है कि f जो है इंक्रीजिंग होना चाहिए, f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर आपको याद हो, हमने आपको इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी, एक बार फिर से बता देते हैं। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन में हमने आपको क्या बताया था, अगर मान लो ये आपके पास कोई ग्राफ है, ये ग्राफ इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ, है ना, यही बताया था ना, ये ग्राफ जो है इंक्रीज होता जा रहा है, और ये किस इंटरवल पे डिफाइंड है, ए बी पे। तो आप यहाँ पे ए रख लो और यहाँ पे बी रख लो, ठीक है। हमने आपको बताया था आप कोई दो पॉइंट्स लो, एक पॉइंट ले लो x और एक पॉइंट ले लो y, ठीक है, ये हो जाएगा x, तो ये आपका क्या हो जाएगा f ऑफ x, ये y है तो ये आ जाएगा आपका f ऑफ y। तो हमने आपको बताया था अगर x y से छोटा है, अगर x y से छोटा है तो हमने क्या प्रूफ करना है कि f ऑफ x f ऑफ y से छोटा होना चाहिए, है ना। यही होती है आपकी इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन, कि अगर देखो ग्राफ से ही दिख रहा है, अगर आप ग्राफ को देखो x जो है y से छोटा ही होगा, क्योंकि ये वाला नंबर इससे छोटा ही होता है, बड़ा थोड़ा होता है। इसी तरह आप इसकी हाइट देख लो, f ऑफ x की हाइट f ऑफ y से छोटी है ना। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर x y से छोटा है तो f ऑफ x f ऑफ y से छोटा होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ये चीज़, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट x y बिलोंग्स टू, इस इंटरवल में ले रहे हैं ए बी के बीच में, ठीक है, सच डैट आपका जो x है वो y से छोटा। हमें प्रूफ करना है कि f ऑफ x इज लेस देन f ऑफ y। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर आपके पास ना इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसको प्रूफ करने का तरीका एक ही होता है। अगर आपको मान लो पेपर में कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए तो याद रखो इसको प्रूफ करने का तरीका या तो रोल्स थ्योरम से प्रूफ होता है, या तो किससे प्रूफ होता है, रोल्स थ्योरम से, या तो मीन वैल्यू थ्योरम से। इन दोनों थ्योरम से अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपको इन्हीं दो थ्योरम से इसको प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है कि f डैश एक्स 0 से बड़ा है। अगर f डैश एक्स 0 से बड़ा है तो फंक्शन क्या हो जाता है, डिफरेंशिएबल, है ना, पढ़ा हुआ ना हमने ये। तो इसका मतलब f क्या हो जाएगा, f इज डिफरेंशिएबल ऑन किस इंटरवल पे, ओपन इंटरवल पे। वैसे भी ये ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है, ठीक है। देखो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होता है ना, क्योंकि आपने पढ़ा है ना, बिकॉज एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो इसका मतलब फंक्शन जो है आपका, इसका मतलब फंक्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस भी हो जाएगा। तो इसका मतलब f इज कॉन्टिन्यूस ऑन, ये किस पे कॉन्टिन्यूस होता है, क्लोज इंटरवल पे, ऑन ए बी पे, ठीक है। तो देन देयर एग्जिस्ट, यहां पे हम मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हो, सो बाय मीन वैल्यू थ्योरम
है ना, ये उसी को समझ आएगी जिसने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी हुई है. सो बाय मीन वैल्यू थ्योरम then there exists at least C belongs to AB such that f dash C equal to, आपने ये पढ़ा है ना मीन वैल्यू थ्योरम में, f dash C equal to f of B माइनस f of A अपॉन B माइनस A, है ना. और यहाँ पे जो A और B लिया वो हमने x और y लिया हुआ है, ठीक है. x आपका A है और y आपका B है, तो ये बनेगा f dash C इक्वल टू एफ ऑफ बी, बी आपका वाई है, माइनस एफ ऑफ ए आपका एक्स है, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस एक्स हो जाएगा. ठीक है, यहां तक तो सबको समझ आ जाना चाहिए. अब देखो हमारे पास एफ डैश एक्स जो है वो जीरो से बड़ा है, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव जीरो से बड़ा है. अगर हम एक्स की जगह सी कर दें तो भी जीरो से ही बड़ा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे C जो है वो ए बी के बीच में लिया हुआ है. अगर एफ डैश एक जीरो से बड़ा है तो C इनके बीच में डिफाइंड है, तो वो भी जीरो से बड़ा ही होगा. अच्छा, अब आप क्या करो, यहाँ पे एफ डैश C की वैल्यू डाल दो. उसकी वैल्यू आपके पास एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो. हमने क्या किया, यहाँ पे एफ डैश C की वैल्यू रिप्लेस कर दी. अब क्या करो, इस टर्म को इधर ले आओ, ये इधर आएगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा. तो एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इंटू समथिंग जीरो. एफ ऑफ एक्स को इधर ले आओ, एफ ऑफ वाई इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स. अगर आप एफ ऑफ एक्स को पहले लिखते हो और एफ ऑफ वाई को बाद में लिखते हो तो साइन चेंज हो जाता है. तो यही तो प्रूफ करना था. अगर आप ध्यान दो, यही हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ वाई हो तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग. तो एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन on x belongs to AB. ठीक है, ऑन AB लिख दो. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का प्रूफ. अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 17. कल क्लास 11th, हाँ बिल्कुल 11th की क्लास होगी. इस चैप्टर की वेटेज क्या है, इस चैप्टर की वेटेज है कम से कम 8 to 9 मार्क्स का तो आता ही है चैप्टर. ठीक है, इस चैप्टर की काफ़ी वेटेज है, 8-9 नंबर का तो ये चैप्टर आता ही आता है. अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 भी इंपॉर्टेंट है, अब इसको लिख सकते हो इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r बाई रूट 3. ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम. देखो क्वेश्चन को ना ध्यान से समझो. सबसे पहले देखो, ये जो हमारे पास सिलेंडर है ना, ये जो सिलेंडर है ये किसके अंदर है, स्फीयर के अंदर. ठीक है, यहां लिखा हुआ, आप पढ़ो कि सिलेंडर कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर. तो आप इसको बना लो, पहले एक स्फीयर बनाओ. ठीक है, ये स्फीयर आ गया, इसके अंदर क्या है, एक सिलेंडर है. ये आ गया आपके पास सिलेंडर. अच्छा जी, अब आप क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो. देखो हमें क्या बताना है कि जो इसकी हाइट है, किसकी, सिलेंडर की, मतलब अगर इसकी हाइट h ले लो, इसकी जो हाइट है वो किसके बराबर होनी चाहिए, 2r बाई रूट 3 के. तो पहली चीज़ हमें क्या प्रूफ करनी है कि h जो है किसके बराबर होना चाहिए, 2r बाई रूट 3. और दूसरा हमें ये प्रूफ करना है कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम. तो दूसरी चीज़ हमें क्या प्रूफ करनी है कि मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए. ठीक है, दो चीज़ें हमें ये प्रूफ करनी है. अच्छा, और ये भी देख लो, जो स्फीयर का रेडियस है वो कैपिटल आ रहा है. तो आप बना लो, अगर हम इसको सेंटर मान ले, इसको आप सेंटर मान लो, तो इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आ रहा है. ठीक है, ये किसका रेडियस है, स्फीयर का. तो सिलेंडर का रेडियस स्मॉल r मान लो. ये इसकी हाइट ले ली, इसको x ले लो, ये x है तो ये भी x होगा, ये डिस्टेंस बराबर होता है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बार क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड कर लो, ध्यान से समझ लो एक बार. क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है,
क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो कोन है, सॉरी स्फेयर के बीच में एक सिलेंडर है, इसकी जो हाइट है वो किसके बराबर होनी चाहिए, 2r/√3 के। और दूसरी चीज़ हमें ये प्रूफ करनी है कि जो इसका वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो हमें सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है, πr²h, r छोटा लेना, ठीक है, πr²h। अब यहाँ पे r भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है, तो हमें दोनों को एलिमिनेट करना, एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे। अगर आप देखो h किसके बराबर है, ये पूरी हाइट है, h किसके बराबर है, x + x, वो कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल से हम ना इस r² की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो एक चीज़ समझ लो, क्यों निकालते हैं ये भी पता होना चाहिए। इसमें ना जो चीज़ सिलेंडर की है ना वो वेरिएबल होगा। अगर आप देखो ये सिलेंडर का रेडियस है तो ये वेरिएबल होगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे h जो है वो सिलेंडर का वेरिएबल, सिलेंडर की हाइट है तो ये भी वेरिएबल होगा। और ये जो x है ये भी सिलेंडर का है तो ये भी वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है कैपिटल R। कैपिटल R कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि वो स्फेयर का है। तो हमने वॉल्यूम सिलेंडर का लिया है, तो जो चीज़ आप इसकी लोगे, सिलेंडर की लोगे, वो वेरिएबल होगा और जो स्फेयर का होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इसलिए हम इस r² की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे, इन ट्राइंगल ABC, तो देखो यहाँ पे PGD यूज कर लो, हाइपोटेन्यूज कितना है, r² = बेस होगी r² प्लस परपेंडिकुलर x²। तो यहाँ से r² की वैल्यू निकाल लो। अब आप एक चीज़ नोट करो, देखो r और h ये दोनों वेरिएबल है, r और h दोनों वेरिएबल है। अब आप देखो हम एक वेरिएबल लाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे r भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, ये कैपिटल R है जो कांस्टेंट है। तो हमें डिफरेंशिएट करने के लिए कम से कम एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो अब आप देखो, सबसे पहले r² की वैल्यू देखो किसके बराबर है, r² - x²। और h की वैल्यू देखो किसके बराबर है, 2x के। अब आप इस इक्वेशन में चेक करो कितने वेरिएबल रह गए। इस इक्वेशन में आपके पास कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, देखो सिर्फ x वेरिएबल है, r कांस्टेंट है। तो पहले कितने दिख रहे थे, पहले आपको 2 वेरिएबल दिख रहे थे, है ना। तो डिफरेंशिएट करना मुश्किल था, क्योंकि 2 वेरिएबल में आपको कैसे पता चलेगा कि किसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। तो अब सिर्फ आपके पास एक ही वेरिएबल बचा हुआ है, अब आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा हुआ है, वो कौन है, x। तो हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। इसको ना मल्टीप्लाई कर लो इससे, ये बनेगा 2r²x, इसको इससे कर लो -2x³। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, ये बनेगा dv/dx। देखो r जो है कांस्टेंट है तो x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, x³ की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 3x², तो 2 3 6x²। ठीक है, देखो पहला स्टेप क्या करना है, डिफरेंशिएट, जब भी मैक्सिमम बोला होगा। दूसरा स्टेप 0 के बराबर और तीसरा स्टेप डबल डेरिवेटिव। अब आप इसको 0 के बराबर ले लो, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो ये बनेगा 2r² - 6x² = 0। पाई को 0 के पास ले आओ, 0 से डिवाइड करोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये बनेगा 2r² - 6x² = 0। इस 6x² को इधर ले आओ, 2r² = 6x², ये और ये कैंसिल, तो ये बनेगा 3x² = पहले ये लिख रहे हैं r², 3 को इधर ले आओ, x² = r²/3, स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो x कितना हो जाएगा आपके पास, x हो जाएगा √r²/3। अब देखो r² का रूट कितना हो जाएगा, r² का रूट r हो जाएगा और 3 पे रूट लग जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप डबल डेरिवेटिव, दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। तो देखो दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये बनेगा d2v/dx² पाई 2r² की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2r² की डिफरेंशिएशन 0 और x² की 2x, तो 12x हो जाएगा। तो ये बन गया -12πx। अब आप यहां पे x की वैल्यू डाल दो, एट x =
x क्या दिया हुआ है, r/√3। तो आपने क्या करना है, यहां पे x की जगह r/√3 डाल दो। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, बस यहां तक छोड़ो। ये नेगेटिव है तो लिख दो <0, तो वॉल्यूम हो गया मैक्सिमम, v इज मैक्सिमम। ठीक है, हमें क्या निकालना था, मैक्सिमम बताना था, वो बता दिया। नेक्स्ट हमें बताना है h किसके बराबर होना चाहिए, 2r/√3 के। ठीक है, तो वो कैसे बताएंगे, देखो h किसके बराबर दिया हुआ है, 2x के। h किसके बराबर है, 2x के। तो h को लिखो यहां पे 2x, और यहां पे x की वैल्यू डाल दो। x की वैल्यू आपके पास है r/√3। तो देखो हो गया प्रूफ। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है, अगर आप एक बार क्वेश्चन को लास्ट में पढ़ो, हम आपको बता देते हैं। देखो, अगर आप एक बार क्वेश्चन को फिर से देखो, यहां लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है। वो कैसे निकलेगा, अगर आप देखो ये जो है ना, ये दिख रहा है ना आपको, इसमें x की वैल्यू रिप्लेस कर दो, बस तो हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो आप क्या करो, यहां लिखो मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए क्या करो, इसके अंदर x की वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो यहां लिखो पाई r का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। x स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या है, ये देखो x स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने है, r²/3 यहां डाल दो, और फिर 2x है ना, ये देखो 2x है ना, तो x की वैल्यू r/√3। इसको सॉल्व कर लो तो हो गया खत्म। तो देखो ये कितना आएगा सॉल्व करके, इसका ना एलसीएम लो, ये बनेगा 3r² में से r² गए 2r² इंटू 2r/√3। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा 2 2 ज़ा 4, 4 पाई अपॉन 3√3 और r² इंटू r³ तो ये आ गया आपका मैक्सिमम वॉल्यूम। चेक कर लेना इसका आंसर। ठीक है, एक बार आंसर देख लेना इसका कि मैक्सिमम वॉल्यूम इतना दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर इज एनसीईआरटी इनफ फॉर बोर्ड्स। देखो, हम आपको सिर्फ एनसीईआरटी नहीं करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं। तो हम आपको जो करवा रहे हैं, अगर आप उतना भी पढ़ लोगे ना, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस जितना करवा रहे हैं उतना भी कर लो, काफ़ी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सर न्यू सेटअप तैयार हुआ नहीं, पता क्या, नया सेटअप तो लगाना था, लेकिन उनके पास कैमरा ही नहीं अवेलेबल है। जो कैमरा लगाना है ना, वो कैमरा है ही नहीं, किसी के पास मिल नहीं रहा, पूरे इंडिया में कैमरा नहीं मिल रहा, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। जो कैमरा लगवाना था वो कैमरा ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा सेटअप के लिए। बाकी सब कुछ आ गया हुआ है, कैमरा अवेलेबल नहीं है, कहीं भी अवेलेबल नहीं है, हमने सब जगह पता कर लिया। तो देखो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। तो क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is 1/3 of the cone and greatest volume of cylinder is this। देखो पहले ना क्वेश्चन को समझते हैं आराम से। पहले तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो सिलेंडर है वो किस में इंस्क्राइब्ड किया हुआ है, मतलब किसके अंदर फिक्स है, कोन के अंदर। ठीक है, तो पहले हम बना लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। जो आपका सिलेंडर है वो किसके अंदर है, कोन के अंदर। देखो ये आ गई आपकी कोन, ये आ गई कोन, इसके अंदर एक सिलेंडर फिक्स कर देते हैं। ये देखो ये बन गया आपका सिलेंडर, ये बन गया आपका सिलेंडर। ठीक है, यहां तक तो सबको समझ आ गई। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हमें यह प्रूफ करना है कि जो इसकी हाइट है किसकी, सिलेंडर की, अगर हम इसकी हाइट h मान ले, इसकी जो हाइट है h मान ले, वो किसके बराबर होनी चाहिए। अब लास्ट में देखो, बाद में स्टार्टिंग वाला बाद में, इस 1/3 दैट ऑफ द कोन,
मतलब अगर हम कोन की हाइट h डैश मान ले तो पहली चीज हमें यह प्रूव करनी है कि जो सिलेंडर की हाइट है h वो किसके बराबर होनी चाहिए, 1/3 कोन के, मतलब 1/3 h डैश। एक चीज हमें यह प्रूव करनी है, ठीक है। यहां तक तो सबको समझ आ जाना चाहिए। अब आगे पढ़ो, हमें यह प्रूव करना है कि ये जो सिलेंडर है इसका जो वॉल्यूम है वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए। ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम, सिलेंडर का, यहां लिख देते हैं आपके लिए, सिलेंडर मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। एक चीज आपको यह प्रूव करनी है। अच्छा, इसके आगे पढ़ो, कोन ऑफ हाइट h, कोन की हाइट h दी हुई है। यहां ना थोड़ा सा ना ठीक कर लो, कोन की हाइट h है तो इसको ना h मान लो, इसको h डैश कर लो, ठीक है। इसको h डैश कर लो और इसको h कर लो, क्योंकि उसने हमें दे के रखी है ना, तो हम खुद से तो ले नहीं सकते। और हमें ये देखो, ये क्या दिया हुआ है, एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। देखो ये जो पूरा एंगल होता है ना, ये पूरा एंगल जो होता है इसको वर्टिकल एंगल कहते हैं। सेमी मीन्स हाफ, तो ये एंगल जो होगा अल्फा के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। देखो दो चीजें प्रूव करनी है कि जो सिलेंडर की हाइट है वो 1/3h होनी चाहिए, मतलब इसका 1/3 होना चाहिए, और दूसरा जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ये दो चीजें होगी। और तीसरा हमें ये प्रूव करना है कि जो इसका वॉल्यूम है ग्रेटेस्ट वो ये होना चाहिए। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हमारा फोकस कहाँ पे होगा, दो चीज़ों पे, एक ये और एक ये, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ना आप इसका ना रेडियस ले लो। इसका रेडियस मान लो x के बराबर है। सिलेंडर का जो रेडियस हमने ले लिया x के बराबर ले लिया, ठीक है। अब आप देखो हमें क्या बताना है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। r हमने यहां पे क्या लिया x, r हमने क्या लिया x, और आपकी सिलेंडर की हाइट देखो क्या है h डैश। अब सुनो ध्यान से, देखो अब हम अपना एक चीज आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनना। देखो जो भी चीज सिलेंडर की होगी ना वो वेरिएबल होगा, और जो चीज कोन की होगी वो कांस्टेंट होगा। अब आप देखो वेरिएबल क्या है, x जो है ना वो सिलेंडर का रेडियस है, तो ये आपका वेरिएबल है, ठीक है। और h डैश जो है वो सिलेंडर का हाइट है, तो ये भी वेरिएबल हो गया। अब कांस्टेंट देखो क्या, जो चीज कोन की होगी वो कांस्टेंट होगी। अल्फा जो है वो कोन का है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। और h जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि वो कोन की हाइट है। तो यहां तक तो आपको चल गया पता। अब यहां पे देखो, यहां पे दो वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और h डैश भी वेरिएबल है, तो हमें कम से कम एक को तो हटाना पड़ेगा ना, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि किसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें। अब देखो कैसे हटाएंगे, देखो ध्यान से सुनना। एक सेकेंड रुक जाओ, इसका ना नामकरण कर लो पहले, इसका नामकरण कर लेते हैं, A B C D E F G, ठीक है। अगर आप देखो ये पूरी हाइट जो है h, ये किसकी हाइट है, कोन की। ये जो पूरी हाइट है h, ये किसके बराबर है, AC प्लस CD, है ना। ये पूरी हाइट h किसके बराबर है, AC प्लस CD। अब क्या करो, यहां पे ना AC की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, हम क्या करते हैं, हमारे पास CD की वैल्यू है। CD की वैल्यू किसके बराबर है, H डैश के, ठीक है। हमें देखो हम यहां से H डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। H डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, H माइनस AC। अब सुनो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, AC की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, AC की। कैसे निकालेंगे, इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल से AC की वैल्यू निकालेंगे, ABC की। अब आप देखो हमारे पास BC की वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू दी हुई है, BC की वैल्यू है हमारे पास। BC की वैल्यू है, हमें AC की वैल्यू चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन का करेंगे, कॉस का करेंगे कि टैन का करेंगे। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये अगर एंगल अल्फा है, अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होती है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। अब देखो अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हो गया, और हमें क्या चाहिए, हमें AC चाहिए, हमें बेस चाहिए, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, टैन वाला। तो टैन अल्फा किसके बराबर आएगा, टैन अल्फा हो जाएगा अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है एक्स और बेस कितना है हमारा? AC। ठीक है, हमें AC की वैल्यू चाहिए। इस टैन को इधर शिफ्ट करो, AC को इधर। AC किसके बराबर होगा? x बाय, इसको इधर x बाय टैन अल्फा। तो हम AC को क्या लिख सकते हैं? एक स्टेप ना यहां थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, थोड़ी जगह कम छोड़ी हमने। 1 बाय टैन क्या होता है? 1 बाय टैन होता है कॉट, तो AC की वैल्यू आ गई कॉट अल्फा, है ना। यहां तक तो सबको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ यहां पे, H डैश की वैल्यू देखो किसके बराबर है? H माइनस AC। ठीक है, और AC की वैल्यू देखो किसके बराबर है? AC की वैल्यू है हमारे पास x कॉट अल्फा। ठीक है, अब आप देखो वेरिएबल कौन कौन है यहां पे। देखो जी, यहां पे हमने कौन सा वेरिएबल बताया था आपको? x और h डैश, ये दो वेरिएबल थे और अल्फा और h कांस्टेंट थे। तो अब आप देखो, सिर्फ यहां पे x वेरिएबल बचा है, बाकी सारे के सारे कांस्टेंट है, क्योंकि h भी कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल कौन है? x। तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा hx² माइनस एक्स क्यूब कॉट अल्फा। तो यहां पे वेरिएबल सिर्फ x है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट, सेकंड स्टेप 0 के बराबर, तीसरा स्टेप डबल डेरिवेटिव, वही सेम स्टेप रिपीट करने हैं। तो आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से। x² की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 2x, तो ये बनेगा 2hx। एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x² कॉट अल्फा। ठीक है, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट भी कर लो, काम खत्म हो जाएगा। एक और बार कर लो, फिर 0 के बराबर ले लेंगे। पाई x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, 2h बचेगा, x² की 2x, तो 3 2 जा 6x कॉट अल्फा। अब आप इसको 0 के बराबर ले लो, dv अपॉन dx इक्वल टू 0। तो ये बनेगा पाई 2hx माइनस 3x² कॉट अल्फा इक्वल टू 0। ये पाई तो 0 के पास चला जाएगा, तो यहां बचेगा 2hx। इस टर्म को इधर ले आओ, फिर अगर वो तो 0 हो गया ना, 3x² कॉट अल्फा। ये x और ये x का काट दो, इसको इधर ले आओ, 3 को इधर लाओ, x कॉट अल्फा इक्वल टू 2h अपॉन 3। कॉट अल्फा को इधर ले आओ, x इक्वल टू 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा। अब आप क्या करो, x की वैल्यू उठा के यहां रिप्लेस करो, तो ये बनेगा d2v अपॉन dx² एट x इक्वल टू 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा। तो ये बनेगा 2h माइनस 6, x की वैल्यू क्या है? 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा। ये कॉट अल्फा कैंसिल, ये 3 कैंसिल, तो यहां बचा 2h माइनस 2 2 जा 4h, तो ये आ जाएगा माइनस 2 पाई h। और अगर आप देखो ये 0 से छोटा है, तो v हो गया मैक्सिमम, वॉल्यूम हो गया मैक्सिमम। ठीक है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्वेश्चन देखो आगे क्या करेंगे। अभी हमें क्या प्रूफ करना था? अगर आप एक बार क्वेश्चन को देखो, हमें ये प्रूफ करना था कि जो h डैश है, h डैश क्या था? कोन की हाइट, नहीं सिलेंडर की हाइट क्या होनी चाहिए? 1/3h होनी चाहिए। ठीक है, और फिर हमें ग्रेटेस्ट वॉल्यूम भी निकालना है। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर। तो देखो कैसे करेंगे। अगर आप यहाँ पे नोट करो, h किसके, यहाँ लिख लो एक बार, h डैश किसके बराबर था? h माइनस AC के बराबर, है ना। और h माइनस AC की वैल्यू किसके बराबर थी? x कॉट अल्फा। तो यहाँ पे ना आप x कॉट अल्फा की वैल्यू डालो, ये प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे, h डैश इक्वल टू, अभी हमने बताया h डैश किसके बराबर है? h माइनस एक्स कॉट अल्फा, h माइनस एक्स कॉट अल्फा। यहाँ पे ना x कॉट अल्फा की वैल्यू डाल दो। अगर आप देखो x कॉट अल्फा की वैल्यू आपके सामने है 2h/3, ये यहाँ डाल दो। आप इसका एलसीएम ले लो, ये बनेगा 3h माइनस 2h, तो कितना रह जाएगा? h डैश इक्वल टू 1/3, 3h में से 2h के h आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर विच इज इक्वल टू 1/3 हाइट ऑफ द कोन।
ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। अभी हमें लास्ट स्टेप करना है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम भी निकालना है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हमें ये प्रूफ करना है, पहले से नोट कर लो, हम आपको बार बार नहीं बताएंगे। आप देखो हमें ये प्रूफ करना है कि ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ये आना चाहिए। ठीक है, करना क्या है, देखो आप ये देखो, आपके पास ये वैल्यू दी है ना, यहां पे ना x की वैल्यू रिप्लेस कर दो। अगर आप देखो, ये देखो, ये x की वैल्यू ना 2h/3 कॉट अल्फा, ये आप यहां रिप्लेस कर दो इस वाले में। ठीक है, तो हम यही करने जा रहे हैं। तो अब आप देखो, वॉल्यूम, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर है? हमने अभी आपको बताया πx² h - x कॉट अल्फा। और आप देखो x की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या आई थी? 2h/3 कॉट अल्फा। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान रखना कि जो चीज़ प्रूफ करनी है, इस x² है, इसका ना स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और कॉट का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर अल्फा, h - x कॉट अल्फा। यहाँ पे x की वैल्यू डालो, 2h/3 कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा। तो ये बनेगा 4π h²/9 कॉट स्क्वायर अल्फा। इसका ना एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? 3h में से 2h के, 3h बनेगा ना, 3h में से 2h के h/3। तो ये बनेगा 4π h² इंटू h³ 9 3 27 कॉट स्क्वायर अल्फा। और 1/cot, 1/cot किसके बराबर होता है? 1/cot थीटा इज tan थीटा। तो आप इसको लिख दो tan स्क्वायर अल्फा। तो ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर अल्फा। आप चेक कर सकते हो, यही प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था 4/27। क्वेश्चन को देख सकते हो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है πh³ tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाओ ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, इसके खत्म करेंगे आज ये चैप्टर। इसकी ना एग्जाम्पल्स कर लेना, एग्जाम्पल्स की वीडियो हमने पहले की बना के रखी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, हमने एग्जाम्पल्स की वीडियो बनाई हुई है, तो एग्जाम्पल सारे कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल से भी आता है पेपर में क्वेश्चन। अब आप देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर इज बीइंग फील्ड विद व्हीट at the rate of 314 cubic meter per hour, then the depth of the wheat is increasing at the rate of। देखो क्वेश्चन ये है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल टैंक है, ऐसा समझ लो सिलेंड्रिकल टैंक है। इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो 10 मीटर है। इसमें क्या करना है, इसके अंदर व्हीट जो है वो फील्ड है। ठीक है, मतलब कुछ इस फॉर्म में समझ लो कि व्हीट जो है वो फील्ड है, इसके अंदर है। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कैसे पता चला? देखो क्यूबिक मीटर पर आवर, मीटर क्यूब पर आवर किसका यूनिट होता है? मीटर क्यूब पर आर, मीटर क्यूब आर किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का, है ना। जो इसका वॉल्यूम है वो इतना इंक्रीज हो रहा है। आर किसका यूनिट है? टाइम का, मतलब कि dv/dt किसके बराबर दिया हुआ है? 314 मीटर क्यूब पर आर। ठीक है, टी हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे टाइम है, टाइम का यूनिट दिया हुआ है, और आर आपका दिया हुआ है कितना? 10 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि इसकी जो डेप्थ है वो कितनी इंक्रीज करेगी। अगर मान लो इसकी हाइट h है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि dh/dt कितना इंक्रीज करेगा, कितना क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हमें ये चीज़ निकालनी है। तो कैसे करेंगे? देखो हमारे पास dv/dt की वैल्यू दी हुई है, तो हम यहाँ पे v क्या होता है? वॉल्यूम होता है ना, तो वॉल्यूम यूज कर लो, वॉल्यूम से आ जाएगा आंसर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है? πr² h,
है ना। यहाँ पे आर की वैल्यू डाल दो, आर की वैल्यू आपके सामने है 10 मीटर इंटू एच, तो ये बनेगा 10 का स्क्वायर 100 पाई एच। हमें निकालना है डी एच बाई डी टी, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू टी से, तो ये बनेगा डी वी अपॉन डी टी 100 पाई डी एच बाई डी टी। डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू देखो किसके बराबर है, 314 इंटू 100 पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू डी एच अपॉन डी टी। तो इसको लिखो 314 100, इसका पॉइंट हटा दो यहाँ से, 314 अपॉन 100 इंटू डी एच बाई डी टी। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो डी एच बाई डी टी क्या आ जाएगा आपका 1। एच का यूनिट क्या होता है मीटर, और टाइम का यूनिट आर, मीटर पर आर। तो आप ए वाले को टिक कर लेना। लो जी, ये भी हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या दिया हुआ है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस एट द पॉइंट 2-1। हमें क्या करना है यहाँ पे, स्लोप निकालनी है टेंजेंट की, ठीक है। मतलब हमें क्या निकालना है dy बाई डी एक्स, ठीक है, यही होता है ना स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो देखो कैसे करेंगे, तो आप क्या करो, पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू टी के, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। y दिया हुआ है 2t² माइनस 2t माइनस 5। आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी से, ये बनेगा 2t और 3t की 3 हो जाएगी। इसको भी डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी से, t² की डिफरेंशिएशन 2t, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और 2t की 2 हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका dy बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी क्या है 4t माइनस 2, और डी एक्स बाई डी टी 2t प्लस 3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपका 4t माइनस 2 अपॉन 2t प्लस 3। अब देखो, लेकिन यहां पे जो आंसर है वो t के रिस्पेक्ट में तो है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे t की वैल्यू निकलेगी, देखो ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना, ये जो 2-1 दिया हुआ है, ये आपका x है और ये आपका y है, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करते हैं, x आपका दिया हुआ है 2 और y दिया आपका -1, ठीक है। और आप देखो x की वैल्यू आपके सामने है, यहां से t की वैल्यू निकालते हैं, t² प्लस 3t माइनस 8 इक्वल टू 2। इस 2 को इधर ले आओ, ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -8 -2 -10। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करो, ये बनेगा कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो कौन से दो नंबर है 5 और 2, है ना। इन दोनों में t कॉमन, ये बनेगा t प्लस 5, और इन दोनों में -2 कॉमन, तो ये आ जाएगा t माइनस 2 t माइनस 5। एक सेकेंड, यहाँ प्लस आएगा t प्लस 5, तो एक t आ जाएगा 2 और एक t आ जाएगा -5। अब हमें कैसे पता चलेगा कि t की वैल्यू कौन सी सही है, 2 सही है कि -1 सही है, -5 सही है। तो काफ़ी इजी है, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, पहले एक बार यहाँ तक देख लो, फिर आगे बताते हैं। तो देखो, अब आप क्या करो, आपके पास देखो y की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू कितनी है 2t² माइनस 2t माइनस 5। आप क्या करो, आपके पास जो t की वैल्यू है ना, वो t की वैल्यू यहां डालो, जिसका आंसर -1 आ गया वो इसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, t की वैल्यू पहले 2 डालो, t की जगह यहां 2 डालो, तो ये बनेगा -5, तो ये आ जाएगा 8, ये कितना होगा 8 हो जाएगा ना, 8 - 4
8 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1 आएगा। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो ठीक है क्योंकि इसने इसको सेटिस्फाइड कर दिया। अब ये वाली वैल्यू डाल के देखो, t की जगह -5 डालो, -5 का स्क्वायर -2 इंटू -5 -5 -5 का स्क्वायर, ये कितना बनेगा 25, 25 इंटू 2 50 प्लस 10 -5 तो 55 आएगा ये। तो ये देखो -1 नहीं आया है ना, -1 यहाँ पे आया, यहाँ पे नहीं आया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं t इक्वल टू -5, इसको हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये हटा देंगे। तो हमारा जो t होगा वो किसके बराबर होगा 2 के बराबर। तो अब आपने लास्ट स्टेप क्या करना है, देखो यहाँ पे ना t की वैल्यू डाल दो तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, t की जगह यहाँ पे 2 लिख दो, 4 इंटू 2 -2, 2 इंटू 2 प्लस 3, तो ये बनेगा 8 में से 6 2 के 6, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 7, तो 6/7। ठीक है, तो अब बी वाले को टिक कर लो यहाँ पे, ये देखो ये आपको दिख रहा है बी वाला, इस बी को टिक कर लेना 6/7 से। लो जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या दिया हुआ है, द लाइन y इक्वल टू mx+1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x इफ द वैल्यू ऑफ m इज। देखो क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ये जो हमारे पास है, ये मान लो ये आपका कर्व है। ये कर्व कैसा होता है, ये पैराबोला है ना, अगर आप देखो ये इस फॉर्म में होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और ये हमारे पास एक टेंजेंट दिया हुआ है। टेंजेंट मतलब जो इस कर्व को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। ये आ गई हमारे पास y इक्वल टू mx+1। तो हमें कहता है कि अगर ये जो टेंजेंट है ये कर्व इस कर्व को टच कर रहा है तो बताओ m की वैल्यू क्या होगी। हमें क्या निकालनी है, m की वैल्यू। इस m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो क्या करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, y की वैल्यू mx+1 यहां रिप्लेस करो। y की जगह हम क्या करने लगे हैं, यहां पे mx+1 डाल रहे हैं, ये बनेगा mx+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया था, हमने क्या किया y की जगह यहां पे mx+1 डाल दिया। अब यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a का स्क्वायर ये बनेगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2mx प्लस इक्वल टू 4x। इस 4x को इधर लाओ तो ये बनेगा m स्क्वायर x स्क्वायर, पहले लिखो 2mx, इसको इधर लाओ -4x प्लस 1, तो ये बनेगा m का स्क्वायर x स्क्वायर। इन दोनों में देखो x कॉमन है तो 2m - 4 बाहर निकाल लो, इनमें x बाहर निकाल लो। अगर आप देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ये क्या बन चुकी है, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो क्या करेंगे, देखो ये जो देखो एक चीज हमेशा याद रखो, टेंजेंट जो होता है कर्व को एक ही पॉइंट पे कट करता है। टेंजेंट का मतलब यही होता है ना कि एक ही पॉइंट पे कट करना। तो अगर एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो इसके कितने रूट्स हो सकते हैं, अगर ये इसको एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो ये इसके रूट्स कितने हो सकते हैं, इसका एक ही रूट बनेगा, लेकिन वो रूट क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, है ना। हम यहां पे लिखते हैं सिंस tangent touches the curve at one point,
अगर एक पॉइंट पे कट करे, द रूट, याद रखो अगर एक पॉइंट पे कट करेगा, द रूट ऑफ इक्वेशंस, द रूट ऑफ इक्वेशन मस्ट बी इक्वल, है ना। अगर एक ही पॉइंट पे कट करेगा, जो उसके रूट्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। तो अगर रूट्स इक्वल हो जाएं तो आपका डिस्क्रिमिनेंट, ये पढ़ा हुआ ना 10th में, डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है ना। तो आपका जो डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो अब आप देखो, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपका जो ए है वो क्या होगा? एम का स्क्वायर। जो आपका बी है, बी होगा 2m माइनस 4, और जो आपका सी है वो होगा 1। तो आप ये वैल्यूज यहां रिप्लेस करो। बी की जगह देखो क्या आपने बी की जगह लिखना है 2m माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a इज m स्क्वायर और c इज 1। अब आप क्या करो, यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ। 2m का स्क्वायर करोगे तो 4m स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16m माइनस 4m स्क्वायर इक्वल टू 0। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, इसको इधर ले आओ, 16 इक्वल टू 16m, तो ये और ये कैंसिल, तो m क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। लो जी, ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 3 क्वेश्चन बचे हैं, ख़त्म करके जाएंगे आज, ठीक है? कोई भागेगा नहीं, यहीं बैठे रहना। 3 क्वेश्चन रहते हैं, अभी ख़त्म करने हैं आपको, जल्दी हो जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं। तो m की वैल्यू, इसकी वैल्यू a आई, a को टिक कर लेना, इसको टिक कर लेना आप। चलो जी, अब आ जाओ 22 क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द नॉर्मल टू द पॉइंट 1 1 ऑन द कर्व दिस इज। हमें क्या करना है यहाँ पे? हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की। देखो, नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो चाहिए होता है पॉइंट, पॉइंट तो है हमारे पास 1 1, ठीक है। और एक चाहिए होती है स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल, जिसको आप m से डिनोट करते हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले नॉर्मल की स्लोप निकालनी पड़ेगी। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है वो भी यहाँ लिख दो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो होती है आपकी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है। आपको सिर्फ m निकालना है। क्या निकालना है? m। तो m कैसे निकलेगा? देखो, वो ये जो कर्व दिया है इसको डिफरेंशिएट करके पहले टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे, फिर नॉर्मल की। तो ये दिया हुआ है 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x से। y की डिफरेंशिएशन होगी dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x और 3 की 0। इस टर्म को इधर ले आओ, 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x। ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स आ गया आपका माइनस एक्स के बराबर, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? जिसको आप m से डिनोट कर लो, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई डी एक्स, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या बोलते हैं? dy बाई डी एक्स एट पॉइंट क्या दिया हुआ है हमारे पास? 1 1। तो आपने क्या करना है, इस x की जगह, ये dy बाई डी एक्स है ना, इस ये x है, ये y है, ठीक है, ये x ये y, इस x की जगह 1 डाल दो, तो ये बनेगा माइनस एक्स की जगह 1, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पॉइंट क्या है हमारे पास? पॉइंट दिया हुआ है 1 1। तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लगा दो नॉर्मल का, y माइनस y1 इक्वल टू m
x माइनस x1। तो देखो ये जो पॉइंट है ना, ये x1 है और ये y1 है। तो y1 कितना है 1, m देखो किसके बराबर है 1 के बराबर, m किसके बराबर है 1 के, x माइनस x1 किसके बराबर है 1 के। तो y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1। तो ये 1 और ये 1 कैंसिल, तो y इक्वल टू x हो जाएगा। इस y को इधर ले आओ, x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो देखो कौन सा इसका मैच हुआ, इस यहाँ पे ठीक कर लेना, 1 भी था, ये b वाला मैच हो गया, b वाले को टिक कर लो। बस 2 क्वेश्चन बचे हैं। कितना टाइम हो गया आपका? 2 क्वेश्चन बचे हैं, हम कंप्लीट करके ही जाएंगे। कल करेंगे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कल इस पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके 4-5 दिन लगेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पे, फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपकी पहली बुक ख़त्म हो जाएगी। तो हमने आपको जितना पढ़ाया ना, अगर आप उतना भी कर लोगे ना, आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो हमने आपको एक्स्ट्रा डीपी करवाई है ना, वो सारी कर लेना, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखो इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में ना थोड़ा फर्क है। अगर आप पिछले क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन एक साथ पढ़ना। ठीक है, देखो यहां पे क्या कह रहा है, द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पासिंग 1 2 इज। देखो आपको ये वाला क्वेश्चन और पिछला वाला क्वेश्चन दोनों सेम लगेगा। आपको ये क्वेश्चन और जो पिछला क्वेश्चन देखो एक बार 22 वाला, दोनों सेम लग रहे होंगे, लेकिन दोनों सेम नहीं है। अगर हम आपको एक बार क्वेश्चन लिख के बताएं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 था, उसमें लिखा था द नॉर्मल एट द पॉइंट 1 1 ऑन द कर्व। मतलब ये जो पॉइंट था ना, ये जो पॉइंट था, ये कर्व के ऊपर था। ये जो पॉइंट दिया हुआ था, ये किसके ऊपर दिया हुआ था? कर्व के ऊपर। लेकिन यहां पे ये बोला कि द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पासिंग 1 2 इज। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये नॉर्मल के ऊपर दिया हुआ है। अगर हम आपको बना के बताएं, देखो मान लो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, ये आपका इस टाइप का पैराबोला होगा, है ना, ये आपका इस टाइप का पैराबोला होगा। मान लो ये आपका नॉर्मल है, ये आपका क्या है, या ये टेंजेंट होता है, ये टेंजेंट हो गया, ये आपका टेंजेंट आ गया, और ये आपका नॉर्मल आ गया, ये आपका नॉर्मल आ गया। ठीक है, तो ये कहता है कि ये जो नॉर्मल है, ये 1 2 से पास कर रहा है। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था ना, उसकी भी हम आपको फिगर बना के बताते हैं। पिछले क्वेश्चन में फिगर अगर आप देखो, मान लो कि आपका ये पैराबोला था। ठीक है, ये पैराबोला था, ये आपका टेंजेंट था, और ये आपका नॉर्मल था। ये जो पॉइंट है ना, ये कर्व से पास हो रहा था 1 1 से। ये कर्व है। ठीक है, ये कर्व है आपके पास, ये क्या दिया हुआ है? कर्व। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? इसमें ये कर्व से पास हो रहा है, और इस क्वेश्चन में ये नॉर्मल से पास हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सेम मत रखना, गलत हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान हटाया पेपर में, क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अगर आप एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब ये जो पॉइंट है ये कर्व के ऊपर है, और ये जो पॉइंट है ये कहता है कि ये नॉर्मल जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है। समझ आई आपको कि नॉर्मल? ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता चला ना? ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, मतलब कहने का मतलब है कि आपकी ये होती है ना स्लोप, आपको निकालना, यहाँ पे भी नॉर्मल की इक्वेशन है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? देखो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। देखो अगर ये कर्व के ऊपर पॉइंट था तो ये x1 y1 था। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल के ऊपर पॉइंट है तो ये x और y होगा। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें x1 y1 1 था और x1 1 था, लेकिन इसमें ये x है, ये y है। अगर आप यहां पे ये पॉइंट पुट करोगे, y की जगह 2 आएगा, ठीक है, और x की जगह 1 आएगा। ये ध्यान रखना कि ये पॉइंट x और y है। अब आ जाओ क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो क्वेश्चन तो समझा दिया हमने आपको, तो हमें सबसे पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास
देखो हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, x1 y1 भी निकालना पड़ेगा, m भी निकालना पड़ेगा। हमारे पास दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में x1 y1 था, तो हम लेट कर लेते हैं, पहले पॉइंट लेट कर लो। लेट x1 y1 बी दी पॉइंट ऑन द कर्व। हमने मान लिया कि इसके ऊपर x1 y1 पॉइंट है, बी दी पॉइंट ऑन द कर्व। तो इक्वेशन दी है, हम सबसे पहले स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो देखो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, y की डिफरेंशिएशन dy बाय dx। इस 2 को इधर ले आओ तो dy बाय dx आ जाएगा आपका x बाई 2। अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल जिसको आप m से डिनोट कर लो, किसके बराबर होता है? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाय dx, और पॉइंट हमारे पास क्या है? x1 y1। तो इसको लिखो m इक्वल टू -1 अपॉन, देखो dy बाय dx आपके पास x बाई 2 दिया हुआ है, तो आप क्या करो, इस x की जगह यहां पे, इस x की जगह यहां पे x1 लिख दो। x की जगह क्या लिख दो? x1। तो यहां पे लिखो x1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कर लो, 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये बनेगा -2 अपॉन x1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, और ये जो नॉर्मल है ये 1 2 से पास कर रहा है, ये ध्यान रखना। तो अब आप यहां पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो किसके बराबर है? y माइनस y1 m x माइनस x1, ठीक है। अब देखो नॉर्मल के ऊपर पॉइंट दिया हुआ 1 2, तो आप यहां रिप्लेस करना शुरू करो। y की जगह 2, y1 m निकाला हमने -2 बाई x1, x माइनस x की वैल्यू देखो किसके बराबर है? x है 1 माइनस x1। अब हमें पता नहीं है कि ये कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ आ रहा है, क्योंकि हमें पता है थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा सबको। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2x1, इसको इससे मल्टीप्लाई -x1 y1, और ये बनेगा -2, और ये बनेगा +2x1, ठीक है। इस इक्वेशन को आप फर्स्ट ले लो, या एक काम करो, एक सेकेंड रुकना, ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल ही हो रही है ना? ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल ही होगी, तो ये बनेगा -x1 y1 -2, ये और ये कैंसिल। तो यहां से ना y1 की वैल्यू निकाल लो, y1 आ जाएगा। देखो हम सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, आपको याद करा देते हैं। ना हमारे पास पॉइंट है, ना हमारे पास स्लोप है। स्लोप देखो निकल तो गई, लेकिन वो तो x1 की टर्म्स में आई है ना, तो हमें x1 और y1 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहां पे सबसे पहले पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। अब आप देखो हमारे पास, इस इक्वेशन को सेकंड ले लो, हमारे पास इक्वेशन दी है x² इक्वल टू 4y। देखो इस ये जो कर्व है ना, इसी की इक्वेशन है x² इक्वल टू 4y, और हमने इसके ऊपर पॉइंट लिया हुआ है x1 y1, तो ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब आप क्या कर सकते हो, x की जगह यहां पे x1 और y1 भी कर सकते हो, ठीक है। समझ आई? मतलब अगर हम यहां पे x1 और y1 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट इसके ऊपर है। तो देखो हम यहां पे लिख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4y1। इसको हमने क्या लिया था? सेकंड इक्वेशन। तो अब आप क्या करो, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो आपके पास क्या है, x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4y1 है ना। x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4y1, y1 की वैल्यू आपके सामने है 2/x1, यहां रिप्लेस कर दो। इस x1 को इधर ले आओ, x1 का स्क्वायर इंटू x1, x1 का क्यूब, और 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 8 को लिख दो 2 का क्यूब, तो x1 कितना आ जाएगा? 2। तो देखो x1 आ गया, पॉइंट चाहिए था, y1 भी निकाल लो।
y1 कितना आ जाएगा 2/x1, x1 इज 2, तो y1 हो गया 1। और स्लोप भी निकाल लो, स्लोप भी आपके सामने दी है, स्लोप भी आपके सामने m किसके बराबर है -2/x1, x1 इज 2, तो स्लोप आ जाएगी -1। अब निकालनी है इक्वेशन, तो लास्ट स्टेप हम यहां करेंगे, लास्ट स्टेप यहां करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखो नॉर्मल का फॉर्मूला आपके सामने दिया, अब हम फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखेंगे। y माइनस y1, y1 आपके सामने है 1, m है -1, x माइनस x1, x माइनस x1, x1 इज 2। अब इसको सॉल्व करो, y -1 माइनस x प्लस 2। देखो इस x को इधर लाओ, ये x इधर आएगा तो x प्लस वाई हो जाएगा, और 1 को इधर लाओगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो आंसर आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 3। हम आपको दिखा देते हैं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे। पता नहीं कितने बच्चों को समझ आया, हमें पता नहीं है, लेकिन हमने कोशिश पूरी की अपनी तरफ से। अब आप ये वाले इस क्वेश्चन के ना ए पार्ट को टिक कर लो, इस ए को टिक कर लो, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सर आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिली है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है वो तो। फिर चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या दिया हुआ है। द पॉइंट्स ऑन द कर्व 9y² इक्वल टू x³ वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस r। देखो क्वेश्चन ये है, हमारे पास कोई कर्व है, मान लो ये कर्व कौन सा है, ये मान लो इस फॉर्म में कर्व है, ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो हम कर्व बना रहे हैं वो यही हो। मान लो ये कर्व दिया हुआ है, ठीक है, ये कर्व दिया हुआ है, हमें हमें कहता है कि जो नॉर्मल है उसके इक्वल इंटरसेप्ट है, मतलब ये आपका टेंजेंट आ गया, ये आपका टेंजेंट आ गया, ये आपका नॉर्मल आ गया। आप इसकी इक्वेशन फाइंड करो। मान लो ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है। देखो इसने कहा है इक्वल इंटरसेप्ट। अगर आपको 11th क्लास याद हो, आपके पास इंटरसेप्ट इक्वेशन होती थी, अगर आपको याद हो स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। अब देखो ये जो a और b है ना, यही इंटरसेप्ट है, ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, लेकिन ये कहता है कि इक्वल है, मतलब a और b यहाँ पे इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बताओ कि पॉइंट क्या होगा। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट निकालना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। क्या करेंगे, नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के हम पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। समझ आया, दोबारा समझा देते हैं। देखो हमारे पास एक कर्व दिया हुआ है, ये मान लो कर्व है, हमें कहता है कि इसके ऊपर एक नॉर्मल है, ये टेंजेंट आ गया, नॉर्मल होता है इसके परपेंडिकुलर। इस नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे, निकाल दी। फिर ये कहता है कि जो अगर वो आपको उसको इस फॉर्म में बनानी पड़ेगी, मतलब जो आप नॉर्मल की इक्वेशन निकालोगे ना, मान लो आपने ये निकाल दी नॉर्मल की इक्वेशन, आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करके उसके जो इंटरसेप्ट है, ये जो a और b है, ये इक्वल होंगे, तो उससे बताना कि पॉइंट क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे। 9y² इक्वल टू x³ दिया, सबसे पहले हम क्या करने लगे हैं, इक्वेशन निकालने लगे हैं। क्या निकालने लगे हैं, इक्वेशन किसकी, नॉर्मल की, ठीक है। सबसे पहले लेट कर लेना यहाँ पे x1 y1 बी दी पॉइंट ऑन दी कर्व। क्या लेट करोगे, x1 y1 बी दी पॉइंट ऑन दी कर्व। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, y² की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2y, तो 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा, 18y, और y को करोगे dy/dx। x³ की डिफरेंशिएशन 3x², तो dy/dx क्या आ जाएगा आपके पास, x²/6y। अब हम क्या करने लगे हैं, यहां पे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट।
और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाय dx एट जो पॉइंट दिया होता है उस पर निकालते हैं, एट x1 y1। इसको m से डिनोट कर लो। देखो dy बाय dx आपके सामने है, आपने क्या करना है, यहाँ पे x की जगह x1 रिप्लेस करना है और y की जगह y1। ये बनेगा x1 का स्क्वायर अपॉन 6y1 का स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल करो, माइनस, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, माइनस 6y1 अपॉन x1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ना नए पेज में करेंगे, यहाँ पे तो जगह बची नहीं हमारे पास। ठीक है, यहां से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल रहे हैं। तो देखो हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई, स्लोप ऑफ नॉर्मल जिसको आप m लिख सकते हो, m इक्वल टू -6y1 अपॉन x1 का स्क्वायर। अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1। तो लिखो y माइनस y1 m x माइनस x1। यहां पे m की वैल्यू डालो, m की वैल्यू आपके सामने ही है, -6y1 अपॉन x1 का स्क्वायर। ये y1 लिखा हमने, x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर ले आओ, ये बनेगा y x1 का स्क्वायर माइनस y1 x1 का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई, -6y1 x और इसको इससे प्लस 6x1 y1। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर आप एक बार दोबारा देखो, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले इंटरसेप्ट इक्वेशन बताई थी। क्या बताई थी, इंटरसेप्ट इक्वेशन। इंटरसेप्ट इक्वेशन हमने आपको बताई थी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। क्वेश्चन कहता है कि ये जो आपके पास इंटरसेप्ट है ना, ए और बी इंटरसेप्ट है, ये दोनों इक्वल है, ए और बी। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करके हम ये कंडीशन यूज करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करने लगे। तो आप क्या करो, x और y वाले एक तरफ कर लो। एक सेकेंड रुकना, इनके बीच में इक्वल टू भी था ना, यहाँ इक्वल टू डालना, हमने इक्वल टू नहीं डाला। ठीक है, इनके बीच में ये वाला इक्वल टू था ना, हमने यहाँ डाल दिया। अब क्या करो, x और y वालों को एक तरफ करो, ये x और ये y, इन दोनों को एक तरफ कर लो। इसको इधर लाओ, इसको इधर, इसको इधर लाओगे, ये बनेगा 6y1x प्लस yx1 का स्क्वायर इक्वल टू 6x1 y1 इक्वल टू y1 x1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अगर आप ध्यान दो, इसके इक्वल टू पे 1 है, यहां पे क्या है 1 है, तो हम इसको 1 बनाएंगे। हम इस पूरी इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाने जा रहे हैं, यहां पे 1 है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करो, ये पूरी टर्म इधर भी डिवाइड कर दो, इधर भी। ठीक है, तो पहले लिखो x 6y1, ये पूरी टर्म इसके नीचे ला रहे हैं, 6x1 y1 y1 x1 का स्क्वायर इंटू x, और ये पूरी टर्म इसके नीचे ले आओ, x1 का स्क्वायर, ये पूरी टर्म इधर, 6x1 y1 y1 x1 का स्क्वायर y इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आप देखो हमने इस फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं। अगर आप ध्यान दो, यहां पे x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट 1 है, तो यहां पे भी 1 बनाना पड़ेगा ना। तो इसको ना हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं, x अपॉन, इसका ना रेसिप्रोकल कर रहे हैं। देखो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये तो यहां ही आएगा, 6x1 y1 y1 x1 का स्क्वायर अपॉन 6y1 प्लस इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, y अपॉन x1 का, नहीं एक सेकेंड, 6x1 y1 y1 x1 का स्क्वायर अपॉन x1 का स्क्वायर। यहां तक समझ आई सबको, क्या किया हमने, इक्वल टू 1। अगर आप चेक करो, ये इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है ना, रिड्यूस है ना। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर ये इस फॉर्म में, ये इक्वेशन में a और b इक्वल है ना, इस इक्वेशन के हैज इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब हुआ
कि ये और ये टर्म ये दोनों बराबर है ना, a इक्वल टू बी। तो हम इसको ना नए पेज में यूज करेंगे, अब यहां तो जगह नहीं बची है। तो देखो अब हम पता क्या लिखेंगे, ये और ये बराबर है, ठीक है, मतलब ये टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल है। तो देखो ठीक है, हैज इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब हो गया कि a इक्वल टू बी। तो a इक्वल टू बी यहां पे क्या लिखोगे आप, 6x1 y1 x1 का स्क्वायर अपॉन 6y1 इक्वल टू 6x1 y1 प्लस y1 x1 का स्क्वायर अपॉन x1 का स्क्वायर। देखो क्या किया, दोबारा देख लो एक बार। हमने क्या किया, हमने ये दोनों को इक्वल कर दिया। ये क्वेश्चन में बोल रहा है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब हो गया दोनों बराबर है, ठीक है। अब देखो ये a इक्वल टू बी मत लिखना यहाँ पे, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, ये कैंसिल होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर इसको इधर, तो क्या बनेगा, x1 का स्क्वायर इक्वल टू ये इधर आ जाएगा 6y1। इसको ले लो सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब आप एक बार ना क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। क्वेश्चन में निकालना था पॉइंट, ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, पॉइंट। एक बार ये था ना क्वेश्चन हमारे पास स्टार्टिंग से। देखो हमने इस कर्व के ऊपर क्या पॉइंट लिया था, x1 y1, और ये जो इक्वेशन है ये कर्व की इक्वेशन थी। अगर हम यहाँ पे y की जगह y1 कर दें और x की जगह x1 कर दें तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लिया हुआ है। तो अब हम ये इक्वेशन यूज करने लगे हैं, ये जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन थी। तो यहां पे हम लिख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं 9y1 का स्क्वायर इक्वल टू x1 का क्यूब। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट ले रहे हैं। अब आप क्या करो, यहां से ना y1 की वैल्यू निकालो। y1 की वैल्यू क्या होगी, x1 का स्क्वायर अपॉन 6। ये वैल्यू उठा के यहां डाल दो, तो 9 y1 की वैल्यू क्या है, x1 अपॉन 6। ये 6 इधर आ गया, x1 का स्क्वायर अपॉन 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x1 का क्यूब। तो ये बनेगा 9, इसका स्क्वायर करोगे तो x1 की पावर 4 और 6 का स्क्वायर 36, x1 का क्यूब। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 34 को इधर ले आओ, x1 किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर। अगर x1 4 है तो y1 क्या होगा, देखो अब क्या करो, इस इक्वेशन में ना x1 की वैल्यू डाल दो। यहां पे x1 की वैल्यू डाल रहे हैं, 9y1 का स्क्वायर इक्वल टू x1 का क्यूब। x1 की जगह लिख दो 4 का क्यूब। तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 4 का क्यूब 64। 9 को इधर ले आओ, y1 का स्क्वायर इक्वल टू 64 अपॉन 9, स्क्वायर को उधर ले जाओ तो y1 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 64 अपॉन 9। तो y1 हो जाएगा प्लस माइनस 8/3। तो पॉइंट निकालना था, तो पॉइंट आ गया हमारे पास 4 और प्लस माइनस 8/3। तो आप ए वाले को टिक कर लेना, हम आपको टिक करवा देते हैं। लो जी, हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। लेकिन हम आपको फिर भी ये बोलेंगे एग्जाम्पल ज़रूर करना। हमने एग्जाम्पल्स की एक एग्जाम्पल्स की वीडियो बनाई हुई है। तो ये फर्स्ट बुक आपकी आज ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी अभी हम ये चैप्टर कंप्लीट नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़रूर करेंगे, ठीक है। ये वाला आंसर है। तो अच्छे से आप लोगों का नवंबर में पेपर है ना, तो अच्छे से पहली बुक प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अब टाइम वेस्ट किए बिना हम आपको MCQ भी करवा देंगे। अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है ना, जब लास्ट के 2 मंथ बचेंगे ना तो हम आपको MCQ की भी प्रैक्टिस करवा देंगे। लेकिन उससे पहले तुम सब बच्चे NCERT की अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जो हमने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए हैं वो भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। जो 2022 का आपका बैच चल रहा है उसमें जो भी क्वेश्चन आपको, उसकी ना उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है 2022 वाले बैच की। अगर आप लास्ट में जाके चेक करोगे ना तो आपको दिख जाएगी, तो वो जाके चेक करो। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, एक्स्ट्रा भी नहीं छोड़ना।
और हम आपको इसके भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देंगे कल से। सेकेंड लास्ट समझ नहीं आया। सेकेंड लास्ट स्टेप में हमने कुछ नहीं किया, ये x1 की वैल्यू 4 थी, ये x1 की वैल्यू हमने x1 की वैल्यू 4 थी ना, वो हमने यहाँ डाली है। ये देखो x1 की 9y1 का स्क्वायर, x1 की जगह हमने यहाँ पे 4 डाल दिया, 4 का क्यूब, क्या बना यहाँ पे 4 का क्यूब। 4 का क्यूब देखो कितना होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, वही लिखा हमने। फिर 9 को इधर लेके स्क्वायर उधर चला गया तो यहाँ प्लस माइनस आ गया, तो ये सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो अब हम आपको कल करवाएंगे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को हम यहाँ ही कंप्लीट करते हैं, हम आपको कल मिलते हैं। ठीक है, इस वीडियो को कट कर रहे हैं, अब हम आपको कल मिलेंगे।